अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नवी जमात के निसाब में शामिल नवाए उर्दू का दूसरा सबक लेकर। इससे पहले हमने जो इंशाइया पढ़ा था वो सर सैयद अहमद ख़ान का था, गुज़रा हुआ ज़माना। और आज जो हम इंशाइया पढ़ेंगे ये दूसरा इंशाइया है रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ। इसका उन्वान है चारपाई। चलिए पहले कुछ रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम इनका जो लिखा हुआ इंशाइया है चारपाई उसको पढ़ेंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी ये नाम है इनका, और पैदाइश हुई इनकी 1896 ईस्वी में और इनकी वफ़ात हुई 1977 ईस्वी में। अब इनका तालीमी सफ़र क्या है वो देख लें। रशीद अहमद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के एक कस्बे में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम जौनपुर में हासिल की और उसके बाद आला तालीम की गर्ज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। एमए करने के बाद वहीं मुलाजिम हो गए। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू कायम हुआ तो रशीद अहमद सिद्दीकी उसके सदर बनाए गए। उन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज़ था और उन्होंने सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तालिबे इल्मी के ज़माने ही से लिखना शुरू कर दिया था। उनके मज़ामीन तंज़ और ज़राफ़त के आला नमूने हैं। तंज़ और ज़राफ़त का मतलब है कि कमेंट करना, किसी पर तबसरा करना, और तंज़िया यानी मज़ाहिया अंदाज में, और कॉमेडियन अंदाज में कुछ भी लिखना, कमिक्स वगैरह लिखना। वो उमूमन इशारों, किनायों और चुपते हुए जुमलों में अपनी बात कहते हैं। मिलते जुलते लफ्ज़ों और मुतज़ाद लफ्ज़ों को वो एक नए अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। अब ये उनके लिखने का जो तरीक़ा है, खूबी है, उसका ज़िक्र चल रहा है। उनके मौज़ूआत में तनव्वुह है। तनव्वुह का मतलब नौइयत बहुत ज़्यादा है, वेरिएशन है। मुआशरती, सियासी और अदबी मसाइल पर जब वो कलम उठाते हैं तो उनके तर्ज़ तहरीर को समझने वाला कारी उनकी नुक्ता रसी की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। तर्ज़ तहरीर वे ऑफ राइटिंग कहा जाता है। कारी को हम कहते हैं रीडर। नुक्ता रसी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। उनके यहाँ दिलचस्प फ़िक्रों, नादिर तशबीहों, माना खेज़ इशारों, बरजस्ता लतीफ़ों और पुरलुत्फ़ अंदाज़ बयान की वजह से निराली अदबी शान पैदा हो जाती है। रशीद अहमद सिद्दीकी को अदबी मज़ाह निगारी के मैदान में सबसे पहला और बाज़ लोगों की नज़र में अहम तरीन मुसन्निफ़ करार दिया जाता है। उन दिनों मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इस तर्ज के बेहतरीन नुमाइंदे हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1963 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री का एज़ाज़ अता किया। उनको साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। उनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ। मज़ामीन रशीद: मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ, खंदा, रेडियाई तकरीरों का मजमुआ, गंजहाय गिरामाया और हम नफसाने रफ्ता, खाकों के मजमुए, तंज़ियात व मुज़हिकात और जदीद गज़ल और आशिफ्ता बयानी मेरी, ये खुद नविश्त है। रशीद अहमद सिद्दीकी की अहम तसानीफ़ हैं। ये कुछ किताबों और उनकी कुछ मज़ामीन के मजमुओं का यहाँ ज़िक्र किया गया। अब इनका जो इंशाइया लिखा हुआ है चारपाई, हम इसको पढ़ेंगे। चारपाई, इस इंशाइये में रशीद अहमद सिद्दीकी ने बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में और बहुत अच्छी ज़बान इस्तेमाल करते हुए ये बतलाने की कोशिश की है कि किस तरह से चारपाई का इस्तेमाल हिंदुस्तान में किया जाता है और लोग कितने फ़ायदे से उठाते हैं और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चारपाई और मज़हब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना है। हम इसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, कौंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। और चारपाई हमारी घुट्टी में पड़ी हुई है। हम इस पर दवा खाते हैं, दुआ भीख भी मांगते हैं, कभी फ़िक्र सुखन करते हैं और कभी फ़िक्र कौम। अक्सर फाका करने से भी बाज नहीं आते। हमको चारपाई पर उतना ही एमाद है जितना बरतानिया को ICS पर, शायर को काफिया पर या तालिब इल्म को गुलगपाड़े पर। चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। ये हर काम के लिए नामौजू होता है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। एक रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए। रियासत में कोई आसामी ना थी जो उनको दी जा सकती। आदमी सूझबूझ के थे। राजा साहब के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कोई जगह ना मिली तो वो लॉर्ड साहब से तय कर आए हैं, राजा साहब ही की जगह पर इक्तिफा करेंगे। रियासत में हलचल मच गई। इत्तेफाक से रियासत के सिविल सर्जन रुखसत पर गए हुए थे।
ये उनकी जगह पर तैनात कर दिए गए। कुछ दिनों बाद सिविल सर्जन साहब वापस आए तो इंजीनियर साहब पर फालिज गिरा, उनकी जगह उनको दे दी गई। आखिरी बार ये खबर सुनी गई कि रियासत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे। मतलब इसमें इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक रियासत का जो बंदा होता है उसे कोई किसी भी जिम्मेदारी उसको सौंप दो, वो कहीं उस जिम्मेदारी को उठा ही लेता है, और अपने वली अहद को रियासत के वली अहद का मुसाहिब बनवा देने की फिक्र में थे। यही हालत चारपाई की है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उन मुलाजिम साहब से कहीं ज़्यादा कारआमद होती है। फ़र्ज़ कीजिए आप बीमार हैं, सफ़र आखिरत का सामान मैसर हो या ना हो, अगर चारपाई आपके पास है तो दुनिया में आपको किसी और चीज़ की हाजत नहीं। दवा की पुड़िया तकिए के नीचे, जोशानदे की देगची चारपाई के नीचे, सरहाने रखी हुई, चारपाई से मिला हुआ बोलो बराज का बर्तन, चारपाई के नीचे मैले कपड़े, बच्चों के खिलौने, झाड़ू, आशे जो, रुई के फाय, कागज़ के टुकड़े, मच्छर, भुनके, घर या मोहल्ले के दो एक बच्चे जिनमें एक आध का जुकाम खसरे में मुब्तला, अच्छे हो गए तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके गुस्ल करा दिया, वरना आपके दुश्मन इसी चारपाई पर लबे गौर लाए गए। हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, गुस्ल खाना, किला, खानका, खेमा, दवाखाना, संदूक, किताब घर, शिफा खाना, सब की हैसियत कभी कभी बैक वक्त वरना वक्त वक्त पर हासिल रहती है। इतनी चीज़ों के लिए, इतने मकासद के लिए हम चारपाई का इस्तेमाल कभी कभी कर लेते हैं। कोई मेहमान आया, चारपाई निकाली गई, उस पर एक नई दरी बिछा दी गई जिसके तह के निशान ऐसे मालूम होंगे जैसे किसी छोटी सी आराजी को मेंढों और नालियों से बहुत से मालिकों में बांट दिया गया हो, और मेहमान साहब माँ अचकन टोपी बगैर बोगची के बैठ गए, और थोड़ी देर के लिए ये मालूम करना दुश्वार हो गया कि मेहमान बेवकूफ़ है या मेज़बान बदनसीब। चारपाई पर उनका मुंह हाथ धुलवाया और खाना खिलाया जाएगा, और उसी चारपाई पर ये सो रहेंगे। सो जाने के बाद उन पर से मच्छर मक्खी इसी तरह उड़ जाएगी जैसे कोई फेरी वाला अपने खांचे पर से झाड़ू नुमा मोरछल से मक्खियां उड़ा रहा हो। चारपाई पर सूखने के लिए अनाज फैलाया जाएगा जिस पर तमाम दिन चिड़ियां हमले करती दाने चुगती और गालियां सुनती रहेंगी। कोई तकरीब हुई तो बड़े पैमाने पर चारपाई पर आलू छीले जाएंगे। मुलाजिमत में पेंशन के करीब होते हैं तो जो कुछ रुख्सत जमा होती है उसको लेकर मुलाजिमत से सुबुकदोश हो जाते हैं। इस तरह चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है तो उसको किसी काल कोठी में दाखिल कर देते हैं और उस पर साल भर का प्याज का ज़ख़ीरा जमा कर दिया जाता है। एक दफ़ा देहात के एक मेज़बान ने प्याज हटाकर इस खाकसार को ऐसी ही एक पेंशन याफ्ता चारपाई पर उस काल कोठी में बिछा दिया था और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया गया था। उस रात को मुझ पर आसमान के उतने ही तबक रोशन हो गए थे जितनी सारी प्याजों में छिलके थे, और वो यकीनन 14 से ज्यादा थे। चारपाई के नीचे अगर प्याज हो तो जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। चारपाई एक अच्छे बक्स का भी काम देती है। तकिए के नीचे हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा कोई वाकिफ़ नहीं होता, एक आध रुपया, चंद धेले पैसे, स्टेशनरी, किताबें, रिसाले, जाड़े के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्शे सुलेमानी, फ़हरिस्त, दवाखाना, सम्मन, जाली दस्तावेज़ के कुछ मुसव्वदे, ये सब चारपाई में आबाद मिलेंगे। मैं एक ऐसे साहब से वाकिफ़ हूँ जो चारपाई पर लेटे लेटे उनमें से हर एक को उजाला हो या अंधेरा सेहत के साथ आंख बंद करके निकाल लेते और फिर रख देते, जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में से हर मर्ज की दवाएं निकाल लेते और फिर रख देते थे। हुकूमत भी चारपाई पर से होती है। ख़ानदान के करता धरता चारपाई पर विराजमान होते हैं, वहीं से हर तरह के अहकाम जारी होते रहते हैं और गुनाहगार को सज़ा भी वहीं से दी जाती है। आलाते सज़ा में हाथ, पाँव, ज़बान के अलावा डंडा, जूता, तामलोड भी है जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। ये इसलिए कि तवक्कुफ़ करने में गुस्से का ताव मधम न पड़ जाए और इन आलात को मुजरिम पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस होने लगे। चारपाई खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और उसके साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, इतनी ही मुर्गियाँ, 2-1 कुत्ते बिल्ली और बेशुमार मक्खियाँ आ पहुँची।
सब अपने करीने से बैठ गए। साहिब खाना सदर दस्तरखान हैं। एक बच्चा ज़्यादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बदतमीज़ी से खाने पर, तीसरा कम खाने पर, चौथा ज़्यादा खाने पर। बकिया इस पर कि उनको मक्खियाँ खा जाती हैं। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाती जाती है और शौहर की बदज़बानी सुनती और बदतमीज़ी सहती जाती है। खाना ख़त्म हुआ, शौहर शायर हुए तो हाथ धोकर फ़िक्र सुखन में चारपाई पर लेट गए। कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए तो इस तरह जान लेकर भागे जैसे घर में आग लगी है। और कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में कैलूला करने लगे। बीवी बच्चे बदन दबाने लगे। चारपाई हिंदुस्तान की आबो हवा, तमद्दुन व माशरत, ज़रूरत और ईजाद का सबसे भरपूर नमूना है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के मानिंद ढीली ढाली शिकस्ता हाल बेसर सामान, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुक्मरां के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमादा। कोच और सोफे के दिलदादा और ड्राइंग रूम के असीर इस राहत व आफियत का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं जो चारपाई पर मैसर आती है। शोरा ने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मुंतखब कर ली हैं, मसलन सच्चे दोस्त, शराफत, फरागत और गोशे चमन। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए ऐशो फरागत की फहरिस्त इससे मुख्तसर होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो सिर्फ एक चारपाई इन तमाम लवाजिम को पूरा कर सकती है। तो ये मजमून था रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ। मश्क देख लें। फ़िक्र सुखन, शेर कहना, शेर कहने की कोशिश करना। ICS इंडियन सिविल सर्विस अंग्रेज़ों के ज़माने के इंतज़ामी मुलाजिमत की सर्विस, जिसे अब IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है या कहते हैं। गुल गुपाड़े मतलब शोर, शोर व गुल। असामी का मतलब है नौकरी और मनसब। इक्तिफा करना इसका माना है कनात करना। मुसाहिब का माना दरबारी, बोल का माना पेशाब, बरास का माना पाखाना। 5-7 ये तलफ़ुज़ बोलचाल के लहजे या बेतकल्लुफ़ तहरीर में इस्तेमाल होता है। 14 तबक रोशन। 14 तबक के माना 7 में 7 ज़मीन 7 आसमान मुराद दिमाग या तबीयत का खूब खिल जाना, मिजाज में पूरी तरह आ जाना। जो काविश दिया हुआ पानी जो कमज़ोर मरीज़ों को दिया जाता है। मरने के करीब लफ्ज़ी माना कब्र के किनारे, ज़मीन या खेत। उसके बाद सुबकदोश का माना है फारिग। नक्श सुलेमानी का माना कोई तावीज़। अमलियात की मशहूर किताब तामलोट, बगैर टोटी का लोटा। सुम्मन अंग्रेज़ी, अदालत में हाजिर होने का तहरीर नामा, सम्मन। कैलूला का मतलब है दोपहर के खाने के बाद मुख्तसर नींद। गौर करने की बात है, रशीद अहमद सिद्दीकी का शुमार उर्दू के मारूफ इंशाई निगारों में होता है। उनकी नस्र ज़राफ़त का आला नमूना है। वो आमतौर पर अपनी तहरीरों में सियासी, माशरती और अदबी मसाइल का जिक्र करते हैं और उनको दिलचस्प बनाने के लिए नादिर तशबीहात, मुतज़ाद अल्फाज और रमज़ व इशारा से काम लेते हैं। उनके तंज़कार और भरपूर हैं। उनके तंज़ का वार भरपूर होता है। यानी रशीद अहमद सिद्दीकी का जो तंज़ होता है वो जिस मकसद से तंज़ करना चाहते हैं उसका वार ज़रूर होता है। अब यहाँ कुछ सवालात हैं, उन सवालात के जवाबात देखें। सवालों के जवाब लिखिए। रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई को हिंदुस्तान का ओढ़ना बिछौना क्यों कहा है? इसका जवाब है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि हिंदुस्तानी चारपाई पर सिर्फ सोते ही नहीं बहुत से काम भी करते हैं। चारपाई पर बच्चे पैदा होते हैं और वहीं से पल बढ़कर मदरसे, ऑफिस, कॉलेज, कौंसिल, जेल खाने या आखिरत का रास्ता तय करते हैं। नंबर 2, रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से क्यों दी? जवाब, रियासत के मुलाजिम को हर काम पर लगा दिया जाता है जबकि वो हर काम के लिए नामौजू होता है। इसी तरह चारपाई की हालत है वो सिर्फ लेटने और आराम करने के लिए है, लेकिन उससे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। सवाल नंबर 3 है
کہ ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو کس کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی محض سونے یا لیٹنے کے کام نہیں آتی، بلکہ ڈرائنگ روم، خانقاہ، خیمہ، دواخانہ، صندوق اور غسل خانہ وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مصنف نے چارپائی کو ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ کیوں کہا ہے؟ مصنف نے چارپائی کو ضرورت اور ایجاد کا بھرپور نمونہ اس لیے کہا ہے کہ وہ ہماری بہت سی ضرورتیں پورا کرتی ہے، جبکہ بعض ایجادیں ایک یا دو ہی کام انجام دیتی ہیں۔ مثلاً آرام کرنے کے لیے یہ صوفہ، کوچ اور ڈرائنگ روم کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ وقت ضرورت اسی پر بیٹھ کر کئی لوگ کھانا کھا سکتے ہیں۔ چارپائی پر لٹا کر مریض کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، چارپائی میں رشید احمد صدیقی نے عام ہندوستانی رہن سہن کا جو نقشہ کھینچا ہے اسے مختصراً لکھیے۔ جواب: چارپائی آرام کرنے یا سونے کے لیے ہے، لیکن عام ہندوستان میں اس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ یہ بیک وقت سونے کا کمرہ، ڈرائنگ روم، قلعہ، خانقاہ یا غسل خانے کا کام انجام دیتی ہے۔ چارپائی پر سرہانے کی جانب تکیے کے نیچے دوائیں، کتابیں، روپے، پیسے اور ایسی کئی چیزیں رکھی رہتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چارپائی نہیں، صندوق کا کوئی حصہ ہے۔ گھر میں فرش یا صوفہ وغیرہ نہ ہو تو پھر مہمانوں کی توازو چارپائی پر ہوتی ہے۔ یہ تھے سوالات اور ان کے جوابات۔ اب دیکھیں ہم عملی کام۔ چارپائی کا جو پیراگراف آپ کو پسند ہو اسے آپ اپنی کاپی میں خوش خط نقل کیجئے۔ اس سبق میں جو محاورے استعمال کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی 5 محاورے تلاش کیجئے اور ان کے معنی لکھیے۔ نمبر 3 پہ درج ذیل الفاظ کے واحد جمع لکھیے۔ ملازم، ملازمین۔ درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیے۔ ملازمین ہے تو اس کا واحد ہوگا ملازم، طلبہ اس کا واحد ہوگا طالب علم، کتب اس کا واحد ہوگا کتاب، تقاریب اس کا واحد ہوگا تقریب، اور مجرمین اس کا واحد ہوگا مجرم۔ امید ہے یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک آپ خوش رہیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔